हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम पेपर 60 जो आपका सीए फाइनल का इलेक्टिव पेपर है इकोनॉमिक लॉ का, मैं आपको उसमें आज कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स, आपकी क्वेरीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ जिनसे कि आपकी पेपर में एग्जाम्शन आ सकती है। और आपके डाउट्स, जैसे कि हम कहाँ से कौन से टीचर की वीडियोज़ को रेफ़र करें, कितनी बार हमें सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, और हमें मटेरियल कौन-कौन सा लेके जाना है पेपर के लिए, और उसके अलावा हमें एमसीक्यूज़ को किस तरह से हैंडल करना है, और कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके लिए एमटीपीज़ और अपने पास्ट पेपर को करके जाना इलेक्टिव पेपर के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको किस तरह से मतलब पेपर वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, कि आपके जो अटेम्प्ट करने के बाद ये होता है ना, जनरली क्वेरी ये रहती है कि हमारा पेपर छूट गया थोड़ा, तो वो किस तरह से आप कवर अप कर सकते हैं, कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। मैं कुछ इस तरह के आपको टिप्स बता दूँगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला पॉइंट ये कवर करते हैं कि हमें इकोनॉमिक लॉ के लिए करना क्या चाहिए। लाइक हमें किसी टीचर का बैच लेना चाहिए, जैसे फास्ट ट्रैक बैच जनरली टीचर्स देते हैं इलेक्टिव पेपर में। तो क्या हमें वो बैच लेना चाहिए, या हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं। देखो, मैंने भी यूट्यूब से करा था और मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी टीचर का कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे कम से कम 5-6 टीचर्स की रिवीजन वीडियोज़ अवेलेबल है। मतलब पिछले 6 से 8 महीने में तो इतने सारे टीचर्स ने रिवीजन वीडियोज़ डाल दी है। तो बेटर यही रहता है कि आप स्टडी मैट ही करें। हाँ, मटेरियल के नाम पे मैं आपको बता दूँ, मटेरियल आपको स्टडी मैट का यूज़ करना है, किसी और टीचर की बुक रेफ़र करने की जनरली ज़रूरत नहीं है। और आप देखोगे तो जनरली टीचर्स भी आपको यही कहते हैं कि जितना स्टडी मैट यूज़ करो उतना बेटर है आपके लिए, खासकर इलेक्टिव पेपर में। तो अब जैसे टीचर्स की बात है जहाँ तक, तो एक सीए गौरव हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रिवीजन वीडियोज़ डाल रखी हैं, और उसके साथ-साथ उन्होंने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर रखे हैं, केस स्टडीज़ डिस्कस कर रखी हैं, तो काफ़ी अच्छी समरीज़ भी उन्होंने बना रखी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको ये है कि और भी कहीं से करना है, तो एक लर्न विद पायल हैं, उनकी वीडियोज़ भी हैं, मैंने सुना है रिव्यू कि उनकी वीडियोज़ भी अच्छी हैं। मतलब ये है कि मैं आपको कोई ऐसे एक स्पेसिफिक टीचर सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सबका अपना-अपना तरीका है। अब जैसे शुभम सिंघल हैं, वो वीडियोज़ डालते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो वो लिमिटेड कंटेंट पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उसके बाद आपकी वीडियोज़ आ जाती हैं, जैसे एक टीचर हैं आपके सनिध्य सराफ सर, उन्होंने अराउंड 30 मिनट्स 40 मिनट्स इस तरह से वीडियोज़ बना रखी है उनकी भी। तो वो भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, जस्ट एक ऊपर से लाइक आप कह सकते हो कि गो थ्रू करवा दिया आपको मेन की पॉइंट से। तो आई थिंक आप किसी भी टीचर की वीडियोज़ देख लो, एक अभिषेक बंसल सर हैं, उनके रिव्यू भी अच्छे आते हैं, और उनकी बुक का रिव्यू भी अच्छा आता है कि उनकी बुक अच्छी है, उसमें आपकी सारी केस स्टडीज़ वगैरह, एमटीपीज़, पास्ट पेपर, वो सब कंपाइल्ड है। तो अगर आपको मटेरियल लेना है तो आप उनका परचेज़ कर सकते हो। लाइक मटेरियल पढ़ना तो आपको स्टडी मैट ही है, लेकिन उनका जो मटेरियल परचेज़ करोगे वो एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे कंबाइंड मिल जाएँ। तो मैंने आपको कहीं न कहीं आई थिंक 5 या 6 टीचर मैंने अभी-अभी मैं आपको बता दिए होंगे, जैसे सनिध्य सराफ सर बता दिए मैंने आपको, शुभम सिंघल बता दिया, और लर्न विद पायल बता दिया, और उसके अलावा अभिषेक बंसल सर हो गए, सीए गौरव हो गए। तो आई थिंक मैंने आपको 5 टीचर तो बता ही दिए हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस टीचर से पढ़ते हो, किससे नहीं पढ़ते, क्योंकि अल्टीमेटली हर टीचर आपको स्टडी मैट ही कवर करवाएगा, उन्होंने सेक्शंस ही बताने हैं। और मैं आपको सही बताता हूँ एक चीज़, कि आप मोर देन वन टीचर रेफ़र करते हो, आपके लिए बहुत बेटर रहता है। क्योंकि देखो, एक टीचर से तो आप पढ़ रहे हो, जब आप किसी दूसरे टीचर की रिवीज़न वीडियो है, वो भी 30 मिनट्स की होती है, तो जितनी बार आप चीज़ों को ज़्यादा सुनते हो या किसी डिफरेंट टीचर से सुनते हो, तो आपको वो कांसेप्ट और अच्छे से भी समझ में आते हैं। और आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होता है कि कोई टीचर ने अच्छी पढ़ा दी, तो वो आपको चैप्टर या वो रिवीज़न आपको उनकी अच्छी लगने लग जाती है, और आप सोचते हो कि मैं एग्ज़ाम टाइम में ये ज़रूर सुन के जाऊँगा, इससे मेरी कवरेज अच्छी हो जाएगी। तो किसी को भी कोई भी टीचर बेस्ट लग सकता है, और जैसा कि लिमिटेड ही टीचर हैं, 4-5 टीचर्स हैं, इन्होंने करवा रखे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हर टीचर ने डिटेल्ड में करवाया है, तो कुछ टीचर्स की समरी वीडियोज़ भी हैं। तो मैं यही प्रेफ़र करूँगा आपको, आप कोई भी 2-3 टीचर आप रेफ़र करें, और अच्छे से रेफ़र करें, और हो सके तो आप सारे टीचर्स को भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इलेक्टिव पेपर में ना, मतलब और पेपर में जब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितनी रिवीज़न करनी है, जैसे नंबर ऑफ़ रिवीज़न्स की बात आती है, तो 3 रिवीज़न मोर दैन इनफ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 कर लो, बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको कितना सही लगता है। लेकिन जहाँ तक इलेक्टिव पेपर की बात है, तो आपको 5 से 6 रिवीज़न करनी चाहिए, और उसके लिए बेस्ट यही रहता है कि आप डिफरेंट टीचर्स को सुनते रहो। उससे क्या होता है ना, कोई भी टीचर का कोई भी पॉइंट आपको क्लिक कर जाता है, तो वो चीज़ आपको याद रह जाती है, और मतलब याद रह जाती है इन द सेंस, अब ये तो है नहीं कि इलेक्टिव पेपर में आपको याद करके जाना है। उससे मेरा मतलब है कि कोई भी चीज़ आपको ऐसे क्लिक कर जाती है कि हाँ, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई, या ये पॉइंट मेरा यहाँ से कवर हो गया, ये इस टीचर ने इतने अच्छे से बताया था। तो आपके एग्ज़ाम में आपको क्या चीज़ काम आ जाए, कुछ मतलब
आप सोच नहीं सकते। और आप जितना ज़्यादा सुन के जाओगे चीज़ों को, जितना अच्छे से उनको पढ़ के जाओगे, जितना ज़्यादा टीचर से पढ़ के जाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और गिने-चुने 6 आपके चैप्टर्स हैं, 5-6 चैप्टर्स हैं, इतने तो हैं। तो इन चैप्टर्स को जब आपको करना है, तो आप डिफरेंट जगह से करोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि स्टडी मैट करके जाना है आपको, और स्टडी मैट तो आप रेफ़र करोगे ही मेनली। जहाँ तक बात है आपको पेपर में मटेरियल क्या-क्या लेके जाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में आपको एक तो इंडेक्स लेके जाना है। इलेक्टिव पेपर में चाहे इकोनॉमिक लॉ हो या कोई भी पेपर हो, आपके लिए इंडेक्स बहुत मैटर करता है। और ख़ासकर मैं एक चीज़ बता दूँ कि इंडेक्स आपका ऐसा होना चाहिए, आप किसी भी टीचर का रेफ़र करना है, एक तो आपको इंडेक्स रेफ़र करना है, या कोई भी और मटेरियल जैसे केस स्टडीज़ या कुछ भी आपको कंपाइल चाहिए, सारी चीज़ें आप जाओ टीचर्स के टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहाँ से बहुत ईज़िली मिल जाती है, उन्होंने बना रखी है। तो आप वहाँ से अपना मटेरियल सारा कलेक्ट कर सकते हैं एक ही जगह से, और उसके बाद आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था मटेरियल आपको क्या-क्या लेके जाना है, उसमें इंडेक्स सबसे ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इंडेक्स से ना आपको ये पता चलता है कि ये चीज़ इस पेज नंबर पे लिखी है। मतलब इंडेक्स अगर आप खुद का भी बनाओ तो इसी तरीके से बनाना कि आप हर मेन टॉपिक का पेज नंबर ज़रूर लिखना, क्योंकि पेपर में 4 घंटे भी आपको बहुत कम पड़ जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमें ना एक केस स्टडी को ऑन एन एवरेज 1 घंटे से भी ऊपर लग जाता है। तो आपको 5 में से 4 केस स्टडी तो अटेम्प्ट करनी है, और आप ये भी कन्फ्यूज़्ड रहते हो पेपर में कि लास्ट में ऐसा हो जाता है ना कि 2-3 केस स्टडी में से कौन-सी करनी है, और ख़ासकर कि 2 केस स्टडी में से आप कौन-सी एक चूज़ करें। तो उसके लिए बेस्ट यही रहता है कि आपको अपना टाइम सेव करना है, तो आप इंडेक्स अच्छा बना के चलोगे तो आपका टाइम सेव होगा, और आप इस पे डिसीज़न भी ले पाओगे कि आपको कौन-सी केस स्टडी करनी है। और जहाँ तक बात है इस चीज़ पे डिसीज़न लेने की, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम पेपर कर रहे हैं इलेक्टिव पेपर, तो अब हमने जैसे मान लो आपने 3 घंटे पेपर कर लिया, या फिर आप एक तो अपना स्पीड से पेपर करें, सबसे मेन चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब बात आती है कि आपको 2 में से 1 केस स्टडी सिलेक्ट करनी है, तो आप वो वाली केस स्टडी सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि आपको ये लगता है कि मुझे या तो एमसीक्यूज़, तो देखो आपको ही पता है हर केस स्टडी में एमसीक्यूज़ 10 नंबर के होते हैं, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो 15 नंबर का होता है। तो आपके लिए बेस्ट ये रहता है कि आप या तो वो देख लो कि आप एमसीक्यूज़ 8 से 10 नंबर के लिए श्योर हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एमसीक्यूज़ को देखो। और अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है, तो ये देख के चलो कि आपको थ्योरी किस पेपर की अच्छी आती है, मतलब किस क्वेश्चन की अच्छी आती है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे अब 15 नंबर का थ्योरी है, तो कहीं न कहीं आप 15 में से 10 नंबर बहुत ईज़िली क्रैक कर सकते हो वहाँ पे। और एमसीक्यूज़ में क्या है कि कई बार अगर आप श्योर नहीं हो, तो बहुत कन्फ्यूज़न पड़ जाता है, और आपको लगता है कि आप टाइम सेव कर लोगे, लेकिन कम टाइम के चक्कर में अगर एमसीक्यू गलत हुआ, तो सीधे-सीधे 2 नंबर वहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए रिस्क नहीं लेने के लिए ये चीज़ बेटर रहती है कि आप थ्योरी के हिसाब से डिसाइड करो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको कौन-सी केस स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वेटेज भी ज़्यादा है, और आप उसमें कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट लिख ही लेते हो। और अगर आपके पास टाइम कम है, तो ऑब्वियसली फिर आपको एमसीक्यूज़ ही देखना चाहिए। मान लो 5-10 मिनट है, 15 मिनट है, तो एमसीक्यूज़ के भरोसे जाओ कि बस ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं एमसीक्यू से ही करूँगा, ठीक है? और मैं आपको मटेरियल बता रहा था, इंडेक्स आपको लेके जाना है, स्टडी मैट आपको लेकर जाना है, अपना क्वेश्चन पेपर पास्ट और एमटीपीज़ आपको लेकर जानी है, और केस लॉ समरी जो हैं, जो केस स्टडी डाइजेस्ट हैं, और भी जो एडिशनल केस स्टडीज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, और सिर्फ लेकर नहीं जानी है, उनको पढ़ भी लेना, क्योंकि अभी-अभी देखा गया है रिसेंटली कुछ अटेम्प्ट से कि सेम टू सेम केस स्टडी भी आ जाती है, और एक नहीं 2-2 भी आ जाती हैं, तो इसलिए अपना ध्यान रखें, और केस स्टडीज़ और सारी चीज़ों के प्रिंट आउट लेकर जाएँ। बाद में ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरे को टाइम नहीं मिला प्रिंट आउट निकलवाने का, या जो भी। एटलीस्ट आप प्रिंट आउट तो लेकर जाएँ। आप पढ़ने को चाहे ऊपर-ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लें, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएँगे तो आपका ही बेनिफिट है उसमें, क्योंकि सारी चीज़ें आईसीएआई की दी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, और वही मटेरियल से आपको पढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन हाँ, आईसीएआई का मटेरियल जो है उतना आप बहुत अच्छे से पढ़ें। तो यूट्यूब वीडियोज़ के लिए मैंने आपको टीचर्स बता दिए थे। एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको आईसीएआई के मटेरियल से ही करनी है। उससे मेरा मतलब है कि आप एमटीपीज़ करो, आप पास्ट पेपर देखो, आप वहाँ से एमसीक्यूज़ करो, और केस स्टडीज़ में आपके जो एमसीक्यूज़ होते हैं आप वो करो, क्योंकि उससे बाहर करने का तो एक तो बिल्कुल भी बेनिफिट है नहीं, और वो करना आपके लिए इतना ज़रूर है कि आप अगर कुछ एमसीक्यूज़ ही कर लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आईसीएआई के, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, पेपर में ऑब्वियसली यार 40 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस थोड़ी-सी ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो तो इलेक्टिव पेपर, तो
उसमें क्या रहता है कि आपको थोड़ा-सा आइडिया होने लग जाता है। आप बार-बार उन्हीं पेजेज़ को घुमाते रहते हो, तो आपको पता चल जाता है, अच्छा ये वाला टॉपिक इस पेज पे है। तो मेनली क्या होता है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको याद होता जाएगा कि ये टॉपिक इस पेज पे दिया है और वो 4 घंटे में ना यही चीज़ मैटर करती है। आप चाहो तो बिना पढ़े भी जा सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के कि हाँ, चलो ठीक है, कर ली थोड़ी बहुत तैयारी। लेकिन अगर आपको एग्ज़म्पशन चाहिए, आपको 70s 80s में मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपको अपना ग्रुप 2 निकालना है और आई थिंक ये वन ऑफ द स्कोरिंग पेपर्स है आपके लिए, और साथ में आपका जीएसटी हो गया। तो अगर आपको ये इस तरह का, मतलब आप सोच के जा रहे हो कि नहीं, मेरे को तो अटेम्प्ट क्लियर भी करना है और मेरे को अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, और इलेक्टिव पेपर में जब तक आप एग्ज़म्पशन नहीं लाते तब तक आपका ग्रुप भी नहीं निकलता है इज़िली। तो इसलिए मेहनत करनी है तो इस पे अच्छे से करो, ये आपको उतने मार्क्स भी देके जाएगा जितना आप इसे डिटेल्ड में पढ़ोगे। तो जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब ये मत सोचना कि यार मैं सब्जेक्ट को 5 बार 6 बार पढ़ जाता हूँ। ऑब्वियसली 5-6 रीडिंग सब्जेक्ट्स की लेनी है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ़ सब्जेक्ट पढ़ के चला जाऊँगा, उससे काम चलेगा, तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। फिर आप अगले अटेम्प्ट फिर दोगे और शायद फिर आपको रियलाइज़ होगा, इसलिए वो रियलाइज़ेशन इतनी लेट ना हो जाए कि आपके 6 महीने वेस्ट हो जाएँ। तो बेटर ये है कि अपनी एमटीपीज़ कर लो, अपने पास्ट पेपर हो गए आपके, जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको करो। और पता है क्या होता है, पास्ट पेपर करने से सबसे मेन बेनिफिट जो आपका ये रहता है कि यार आपने अब पेपर देख लिया, आपको एक तो ये पता चल गया लास्ट पेपर का लेवल क्या था, और दूसरी चीज़ आपको ये पता चलती है कि मुझे कितना लेंथ का क्वेश्चन लिखना है। मतलब थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। तो आपको उसमें ये तो पता होना चाहिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए ना कि कितने क्वेश्चन के लिए कितनी लेंथ लिखनी है। आपको एट लीस्ट ये आइडिया होगा तभी आप अच्छे से पेपर करके आएँगे, नहीं तो आपको लगता है आपने बहुत सही लिखा था फिर भी नंबर कम है। तो कई बार लेंथ में दिक्कत हो जाती है, और कई बार आप बहुत ज़्यादा लिखाते हो तो आपका पेपर छूट जाता है। इसलिए उतना ही लिखो लगभग जितना सफिशिएंट हो, उससे ज़्यादा या कम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा में आपका टाइम वेस्ट होगा, और कम लिखोगे तो ऑब्वियसली आईसीएआई आपको नंबर उतने नहीं देगा। तो इसलिए ये चीज़ें इतनी ज़रूरी रहती है ना, हमारे 70s 80s में मार्क्स तभी आते हैं जब हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कितना लिखना है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ लिखना ही मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली आप अच्छा कंटेंट लिखोगे ही वहाँ पे, लेकिन मैटर ये भी करता है, मतलब सेक्शन नंबर वगैरह वो सब भी आप रेफ़र करोगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ मैटर ये भी करती है कि आप मार्क्स के हिसाब से कितना लिख रहे हो, क्योंकि एक लिमिट है आपकी 4 घंटे लिखने की, तो ज़्यादा लिखोगे तो ऑब्वियसली आपका बहुत पेपर छूट जाएगा, राइट? और मैं आपको बताता हूँ, रिवीज़न मैंने आपको बता दिया 5 से 6 बार एटलीस्ट आपको करनी है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ टीचर की छोटी-छोटी आधे पौने घंटे की समरी वीडियोज़ उन्होंने बना रखी हैं चैप्टर्स पे, तो आप क्या करो, उन समरीज़ को रिवाइज़ करने के लिए उनकी ऑडियोज़ में कन्वर्ट कर लो, एमपी3 में कन्वर्ट कर लो और उनको सुनते रहा करो। उससे क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीज़ों को याद कर लो, लेकिन हाँ, आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और मतलब पढ़ोगे इन द सेंस जितना आप उस चीज़ को सुनोगे, और साथ में जैसे आप बुक भी खोल के और उन्हीं पेजेस को पलटते रहोगे बार-बार, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक उससे आपको अगर थोड़ा बहुत याद भी हो जाता है तो बहुत बेटर है ना, क्योंकि वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट करना या ये देखना कि ये टॉपिक कौन से चैप्टर में है, वो आई थिंक आपके लिए बहुत टाइम वेस्ट होगा, और 4 घंटे ना सच में बहुत कम होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी अटेम्प्ट दे रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सच में 4 घंटे में भी पेपर पूरा नहीं होता। एक केस स्टडी कम से कम 1 घंटा ले लेती है आपको करने के लिए। तो इसलिए जितनी अच्छी अभी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, उतना कम टाइम पेपर में लगेगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि रिटन प्रैक्टिस जो आपको करनी है, 1-2 पेपर की ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि आप करेंगे ना रिटन प्रैक्टिस, आप तभी आपको ज़्यादा पता चलेगा। मेरे बताने से आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप 1-2 पेपर लिख के करके जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा आपका पेपर 4 घंटे में पूरा हो रहा है या 5 घंटे में। तो उस हिसाब से वहाँ पे रेडी रहना, क्योंकि वहाँ तो 4 ही मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, और पेपर आपको जल्दी कैसे करना है, मैं उसकी 1-2 आपको बढ़िया से टिप्स बता देता हूँ। वो ये है कि देखो, हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है थ्योरी पेपर है या मतलब कोई भी पेपर है, हम पहले 2-4 पेज बहुत सजा-सजा के लिखते हैं, थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखते हैं। हमें लगता है उसके बाद हम स्पीड से लिख लेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पहले ही पेज से, पहली ही लाइन से इतना स्पीड से लिखना शुरू करो कि आप यूँ लगा लो बस आपके पास आखिरी के 15 मिनट बचे हैं पेपर में। और ये तो होगी एक टिप कि आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि राइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतनी होनी चाहिए कि एक लेजिबल हैंडराइटिंग हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए आपने क्या लिखा है। दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चंस की ना सीक्वेंस मैटर नहीं करती। आपने मान लो ऊपर-ऊपर से सिलेक्ट कर लिया, जैसे पेपर आते ही 10-15 मिनट में आपको आइडिया हो जाता है कि चलो ये 2-3 क्वेश्चन तो हैं जो मेरे को कन्फर्म करने हैं केस स्टडीज़ में। तो उनमें से ना ये देख लो कौन-कौन से क्वेश्चन का कौन-कौन सा पार्ट आपको आता है, जैसे थ्योरी पार्ट है, वो अपना फटाफट से करने बैठ जाओ पेपर में। ज़रूरी नहीं कि आपको जाते ही एमसीक्यूज़ ही करने हैं। अगर आपको लग रहा है एमसीक्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं, मतलब आपको लगता है थोड़े ईज़ी आए हुए हैं, तो पहले एमसीक्यूज़ करना। और अभी एक चीज़ और बताऊँगा मैं एमसीक्यूज़ के बारे में, मुझे याद आ गई। तो जहाँ तक थ्योरी पार्ट की बात है, जिस क्वेश्चन का जो पार्ट पहले आ रहा है, जिस केस स्टडी का, वो बस क्वेश्चन का नंबर अच्छे से नोट डाउन करके उसी चीज़ को पहले कर दो। उससे क्या होगा कि आपके पहले जो डेढ़ 2 घंटा है ना,
वो आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा और आप उसमें कहीं न कहीं 40-50 नंबर बहुत ईज़िली कवर कर लोगे। और जब आपका 1 डेढ़ घंटे में ऐसे इतना स्पीड से पेपर हो जाता है ना, फिर आपको और कॉन्फिडेंस आ जाता है। और नहीं तो क्या होता है कि मान लो आप कोई मुश्किल केस स्टडी लेके बैठ गए, आपने सोचा नहीं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वो तो कंपल्सरी भी है। तो अगर वो मुश्किल है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप 1 घंटा लगे रहोगे, आपका कुछ होगा नहीं और फिर आप वहाँ पैनिक और करोगे, परेशान हो जाओगे और उस चक्कर में आप आगे का टाइम भी वेस्ट करोगे और अपने मार्क्स भी लूज़ कर दोगे। तो इसलिए बेटर ये है कि पैनिक ना करने का सबसे बढ़िया तरीका है, चाहे एक 2 नंबर का पार्ट आता है पेपर में, एक 3 नंबर का पार्ट आता है, जो मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है बस करते जाओ उसे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एमसीक्यूज़ को टोटल मिला के 1 घंटे से ऊपर बिल्कुल मत देना, क्योंकि 3 घंटे आपको थ्योरी लिखने के लिए चाहिए होते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि सिर्फ़ लिखनी नहीं होती ना थ्योरी, आपको याद तो है नहीं, वो तो सारी ढूँढनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए आप प्रोविज़न्स अपना अच्छे से करके जाना। प्रोविज़न्स से आपको याद होने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए कि आप थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में भी बना के प्रोविज़न लिख सको। लेकिन ये है कि आप जितनी बार अच्छे से रिवीज़न करके जाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस मैटर नहीं करती, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। मैंने खुद भी ऐसे करके देखा हुआ है, तो मुझे पता है कि आईसीएआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सीक्वेंस से। कोई पेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मान लो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो मैं 4 पार्ट 1 मैंने कर लिया, तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन का अगर मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं और 4 पेज छोड़ के चलूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट करने हैं। ये सीक्वेंस मैटर नहीं करती है। मैंने खुद पेपर दिया है और पेपर निकलवाया भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आईसीएआई को। आपके क्वेश्चन की नंबरिंग ठीक होनी चाहिए बस। और अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी 1.5 डे स्ट्रैटेजी है, एक तो किसी चैप्टर का किसी चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, जो आपको सीक्वेंस में पढ़ना अच्छा लगे आप वैसे पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात है 1.5 डे रिवीजन की, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 1.5 डेज़ में अगर आपको करना है, तो आपको वो किस तरह से करना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि 1.5 डेज़ में आप एक तो पहले अपने क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट वाले कुछ मार्क करके रखना, कुछ टॉपिक्स ऐसे मार्क करके और अपने इंडेक्स को अच्छे से बना लेना, उसमें इंक्लूड करके रखना टॉपिक्स को, कि आपको अगर लास्ट डे भी पढ़ने हो तो आपको पता हो। और जितना हो सके लास्ट डे में अपना रिवीजन वीडियो सुन के जाओ, अपने पेजेस पलट के जाओ, गो थ्रू करके जाओ, इंडेक्स के साथ-साथ पेजेस पलट के जाओ। और कहीं पे भी आपको मतलब कुछ ऐसा होता है ना, कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं हमें, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना कि जो भी आपके कुछ भी टिपिकल वर्ड्स होते हैं ना, उनको अंडरलाइन करके उनको भी एक तरह की डिक्शनरी सी बना के मतलब उसका पेज नंबर रेफ़र कर देना। क्योंकि क्या होगा, एमसीक्यूज़ में अगर वो वर्ड पूछा गया होगा ना, तो आपको फट से पता चल जाएगा कि ये वर्ड इस पेज नंबर पे है। तो जो भी आपको थोड़े टिपिकल वर्ड्स लगे या आपको ये लगे कि नहीं, मेरे को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये मैं कहाँ से ढूँढूँगा कि कौन से चैप्टर में है ये चीज़, या फिर मतलब ये कौन से पेज पे दे रखी है ख़ासकर, तो उसके लिए उनकी भी आप मतलब एक तरह की वो डिक्शनरी सी बना लो कि आप वर्ड्स के साथ उनके पेज नंबर लिख लो। आई थिंक आपके लिए इससे बेनिफिशियल कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज़ ही अगर आपके जल्दी-जल्दी हो गए, तो फिर तो मतलब आपके पास टाइम ही टाइम है। और मतलब इतना भी नहीं है, 4 घंटे फिर भी अच्छे से लग जाते हैं पेपर करने में, लेकिन ये है कि आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको आई डोंट थिंक इतना रहता है, उसके अलावा आई थिंक मैंने आपको ऑलमोस्ट तो सब कवर कर दिया है। और जहाँ तक बात है अमेंडमेंट्स वगैरह, अभी मेरे से कोई पूछ रहा था इकोनॉमिक लॉ में, तो वो आप एक बार चेक कर लेना कि अमेंडमेंट्स क्या आई हैं, मैंने नहीं देखी। अगर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स है तो ऑब्वियसली वो आपको ज़रूर करके जानी है, क्योंकि उसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है।